आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने मैं फिल्म मी रक्सम को लेकर के आई हूँ। ये फिल्म मुझे इतनी अच्छी लगी कि मुझे लगा कि मैं इसे आप सबके साथ भी साझा करूँ। इस फिल्म को देखते हुए मुझे निदा फाजली साहब का यह शेर याद आता रहा, इंसान में हैवान यहाँ भी वहाँ भी, अल्लाह निगहबान यहाँ भी वहाँ भी। निदा साहब ने इस शेर को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संदर्भ में कहा था, लेकिन मैं इसे केवल और केवल हिंदुस्तान तक ही महदूद रखना चाहूँगी। उस हिंदुस्तान तक जहाँ हिंदी और उर्दू भारत माँ की दो आँखें हैं, जहाँ गंगा जमनी तहजीब या संस्कृति इस देश की आत्मा और प्राण है, जहाँ सर्वधर्म संभाव इस देश की देह और आत्मा है। लेकिन पहले बीच बीच में और अब बहुत तेज़ी से इस गंगा जमनी तहजीब पर जाने किन की नज़र लगी हुई है। उससे भी इतर हम सभी अपने अपने तथाकथित समाज और धर्म की ऐसी बेतुकी मान्यताओं से घिरे रहते हैं जिसका कोई और छोर नहीं। उससे भी बढ़कर यह कि हर धर्म में मान्यताओं की यह तलवार औरतों और लड़कियों पर ही लटकती और गिरती है। अगर आपने कभी श्रीदेवी की फिल्म इंग्लिश देखी हो, या अभी गुंजन सक्सेना देख रहे होंगे या देख ली होगी, या अब आप मी रक्सम आपने देखी होगी या देखेंगे, आपको हर जगह लड़कियों के खिलाफ माहौल दिखाई देगा। इसे आप रवायत कहिए, पुरुष सत्ता की अपनी असुरक्षा कहिए, या कुछ और। इन तीनों फिल्मों में भी आप पाएंगे कि तबका अलग अलग है, मगर औरतों लड़कियों के हालात एक ही। मी रक्सम फिल्म देखते हुए ये सारी बातें मन में घूमती रहीं। ये फिल्म एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसके मन में नृत्यांगना बनने का ख्वाब बीज के रूप में उसकी माँ से मिला। माँ को मौका नहीं मिला होगा, जाहिर है। वह एकांत में बेटी को भरतनाट्यम की मुद्राएं बता रही हैं। ये मुद्राएं वही बता सकता है जिसने यह नृत्य सीखा हो। बीज के रूप में स्थापित सूत्र ही पूरी फिल्म की कथानक को आगे बढ़ाता है। माँ की अचानक मृत्यु और उससे उपजे खालीपन को माँ की ही सिखाई हुई देन के साथ मरियम के मन में भरतनाट्यम सीखने की इच्छा तेज होती जाती है। माँ से मिले संस्कार भरतनाट्यम के गुण के कारण उसे नृत्य सीखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती। लेकिन दिक्कत होती है समाज की, और समाज को पैसों की मुश्किल यहाँ बहुत बड़ा मसला नहीं है। मरियम के पिता सलीम अपनी कुव्वत के अनुसार पैसे कम ना होने देने और फीस भरने का आश्वासन उसे देते हैं। कहते भी हैं कि भाई स्कूल है तो फीस तो लगेगी ही। भरतनाट्यम गुरु भी उसकी आर्थिक तंगी को समझकर उससे किसी भी तरह की फीस की डिमांड तो नहीं करती हैं, साथ साथ उसे रोज दिन आने को कहती भी हैं, क्योंकि वो इतनी मेधावी है नृत्य करने में। बल्कि घुंघरू का भी इंतजाम कर देती है। ये तो आप जानते होंगे कि हर गुरु, हर सच्चा गुरु ये जरूर चाहता और चाहती है कि उसका शिष्य आगे बढ़े, उसका नाम हो। कह सकते हैं कि इसमें उसका अपना संतोष और गर्व भी रहता है कि उसके शिष्य आकाश की ऊंचाई तक पहुंच रहा है या पहुंच रही है। लेकिन समाज के पेट में दर्द तो यहाँ से शुरू होता है। भले आधुनिक प्रिंट और फैशन के कपड़े लत्ते पहनने वाले लड़के को समाज कुछ नहीं कहेगा, मगर एक लड़की लीक से हटकर कुछ करने को उठे तो बस यही वह हैवानियत जन्म लेती है जिसका जिक्र निदा साहब करते हैं। ये हैवानियत केवल जिस्मानी ताकत या गोली बंदूक की नहीं है। देह पर के घाव और खून से सनी जिस्मानी ताकत तो सभी को दिखती है। मन के घाव और मन पर आघात भुक्त भोगी को ही दिखता है। समाज और धर्म यही मन का घाव देने में अव्वल होता है। असली धर्म तो हम भूल चुके हैं, इंसानियत का धर्म। मेरे एक बहुत सीनियर कोलीग कहते थे कि हम असल में संप्रदाय को धर्म मानने का दावा करके बैठे हुए हैं और उन्हीं बातों को सच मान बैठे हैं जो किसी भी धर्म में नहीं है। धर्म और खानदान का हवाला देते हुए मरियम के नृत्य को रोकने की कोशिश होती है, और किसी को भी रोकने का सबसे आसान रास्ता है उसके आर्थिक मेरुदंड को तोड़ दो। मरियम तो बच्ची है, इसलिए उसके बाप के मेरुदंड को तोड़ा जाता है। वो दर्जी है, उससे सिलाई का काम वापस ले लिया जाने लगता है। फिर क्रिएट किया जाता है डर का मनोविज्ञान, हमले करो। लेकिन कभी कभी हमले मन को कितना मजबूत कर जाते हैं यह आप भी खुद नहीं जान पाते। यहाँ भी वह हमला मरियम की खोई हुई ताकत को लौटा देता है और वह दोबारा नृत्य के क्षेत्र में कदम रखती है।
ये तो एक मोड़ है कहानी का। निदा साहब के हैवान का दूसरा पक्ष अब आता है जब भरतनाट्यम सीखने वाली मरियम एक लड़की न होकर महज एक मुसलमान लड़की हो जाती है, जिसे हमारा हिंदू मानस स्वीकार नहीं कर पा रहा। उसके दम्भ को ठेस पहुंचती है। देवदासी प्रथा से निकालकर समाज में सम्माननीय स्थान तक पहुंचाने वाले भरतनाट्यम के तमाम गुरुओं की साधना पल भर में कला, संस्कृति और प्रतिभा से उतार कर हिंदू मुस्लिम के खांचे में बांटी जाती है, और जिसे अंजाम देता है समाज के एक रसूखदार तबके का प्रतिनिधित्व कर रहा जयप्रकाश। वो नहीं चाहता कि मरियम नृत्य सीखे, बल्कि उसका नाम भी बदल देता है, उसे सुल्ताना के नाम से बुलाता है। लेकिन मैं आज ही नहीं हमेशा से युवा पीढ़ी की समझदारी के सामने नतमस्तक होती हूँ। उसी जयप्रकाश की सूफी संगीत सुनने वाली अति आधुनिक दिखने वाली बेटी जयप्रकाश की साजिश पर नाकामी का पानी फेरती है और मरियम के नृत्य को एक नए धरातल पर ले जाती है। सूफी संगीत पर भरतनाट्यम, जिस पर अद्भुत या वाव ही निकल सकता है आपके मुंह से। यह शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य आदि के प्रति शुद्धतावादी नजरिया रखने वालों के लिए भी एक संदेशा है कि हर कला हर माध्यम से अभिव्यक्त की जा सकती है। यही युवा वर्ग सलीम की भी डिजाइनर कपड़े सिल कर देने की पेशकश से मदद करता है, और जयप्रकाश से मिले निर्देश के मुताबिक स्टेज पर संगीत को बंद कर देने वाला स्टेज का कर्मचारी भी साथ देता है, कहते हुए चलने दे यार म्यूजिक। फिल्म केवल नृत्य की इच्छा रखने वाली औरतों व लड़कियों को हमेशा कब्जियाए रखने वाले खड़ूसी विचारों की कहानी नहीं है। फिल्म कई परत दर परत खुलती है, जो किसी भी अच्छी कृति की निशानी है। एक परत, लोग भले ही गुंजन सक्सेना की तरह इसे मेल गेज की मान ले, यह कहे कि बिना पुरुषों की सहायता के कोई लड़की आगे बढ़ ही नहीं सकती, इसलिए कैसी महिला ओरिएंटेड फिल्म और कैसा स्त्री विमर्श। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक आपका हमारा समाज पितृसत्तात्मक है, और वह रहेगा, क्योंकि कोई भी अपनी सत्ता यूं ही नहीं छोड़ने वाला, और हम औरतों को छोटी छोटी बातों में इस तरह से उलझा कर रखा जाता है कि हम बड़ी बातों पर सोच ही नहीं पाते हैं, और इसलिए हम इस मेल गेज से मुक्त नहीं हो सकते। हाँ, इसे हिंसक न बनाते हुए, स्त्री पुरुष की आपसी प्रतिस्पर्धा न दिखाते हुए इसमें समरसता लाने की कोशिश हो तो हमें एक नया नज़रिया ज़रूर मिलेगा। दूसरी परत, मरियम सलीम की इकलौती संतान है। आमतौर पर हम जो फतवे देते रहते हैं, मुस्लिम लोग तो लाइन लगाते रहते हैं, बच्चों की पैदावार बढ़ाते रहते हैं, उन ऐसा कहने वालों के लिए यह इकलौती संतान एक संदेश है। तीसरी परत, किशोर वय की मरियम। पिता सलीम इतने उम्र दराज भी नहीं हुए कि दूसरा ब्याह ना कर सके। यहाँ तो कब्र में लटके पैर वाले भी दूसरा ब्याह रचाने को लार टपकाते रहते हैं, लेकिन सलीम दूसरा ब्याह न करके यह संदेश देते हैं कि पुरुष भी अकेला रह सकता है। पत्नी के मज़ार पर जाकर रोना यह भी दिखाता है कि वह उससे कितना प्यार करता है। चौथी परत, पितृसत्तात्मक समाज है तो पुरुष का वर्चस्व है, इसलिए जिस घर का पुरुष समझदार और आज़ाद ख्यालात का होगा, उसके घर निश्चित ही तब्दीली आएगी। सलीम जैसे पिता यह उम्मीद दिलाते हैं कुछ करने वाली बेटियों के लिए। मुझे याद है अपने कॉलेज के दिनों में देखा था, एक ससुर अपनी विधवा युवा बहू को हॉस्टल में रखकर पढ़ाने के लिए आए थे। फिल्म एक सम पर चलती है, गैर ज़रूरी नाटकीयता से बचा गया है। यहाँ शारीरिक नहीं, मानसिक हिंसा है। कोई अभद्र दृश्य नहीं है, कोई अशालीन भाषा नहीं है, कोई मारकाट नहीं है। आजमगढ़ मेजबान जैसी छोटी जगहों के प्रति बनी लोगों की धारणा से एकदम उलट। यह भी फिल्म की एक नई परत है। किसी के संवाद में चीख चिल्लाहट नहीं, सर कलम कर देने, बेटी को उठवा लेने जैसी धमकी नहीं, क्योंकि इससे नाटकीयता तो शायद फिल्म में बढ़ जाती, लेकिन हकीकत के जामे से शायद फिल्म बाहर निकल जाती। फिल्म के सभी कलाकार अमूमन थिएटर के हैं, इसलिए नसीरुद्दीन शाह साहब हों या दानिश हुसैन जी हों या राकेश चतुर्वेदी ओम जी हों, सभी के सभी अपने काम से अभिनय की संजीदगी महसूस करवाते हैं और थिएटर की ताकत का एहसास दिलाते हैं। आदिति सुवेदी ने मरियम की भूमिका में बहुत ही बढ़िया काम किया है। काम सभी ने उतना ही उम्दा किया है, चाहे वो मरियम की भरतनाट्यम की गुरु हों या उसकी खाला, दादी, उसकी मौसेरी बहन और बहन को चाहने वाला। बाबा आज़मी का सदा निर्देशन और फिल्म में माहौल हमें कैफ़ी आज़मी साहब की बरबस याद दिला देता है।
एक बहुत ही अच्छी और सुकूनदायक फ़िल्म के लिए उसका बजट और लंबाई नहीं, उसका कथ्य और कलेवर देखा जाना चाहिए। और साथ में एक दर्शक के रूप में हमारी ज़िम्मेदारी की भी तलब होनी चाहिए, जो यह तो सारे आम सर उठाकर कहता फिरता है कि अच्छी फ़िल्में बननी चाहिए, और जब अच्छी फ़िल्में बनकर आती हैं तो वो चालू फ़िल्में देखने चला जाता है। हर छोटे बड़े को ये फ़िल्म देखनी और दिखानी चाहिए। लड़कियों को इसलिए कि वे अपनी कामनाओं के पंख पसार सकें, लड़कों को इसलिए कि वे इस कामना के दीप में बाती की तरह साथ दे सकें, स्त्री पुरुषों को इसलिए कि वे अपने बच्चों और बच्चियों को सही परवरिश दे सकें, कि लड़का और लड़की एक समान होते हैं। छोटी जगह वालों को इसलिए कि खुद को छोटी जगह का बोलकर अपने में हीन भावना ना भरें। बड़ी जगह वालों को इसलिए कि उन्हें पता हो कि प्रतिभा केवल महानगरों या बड़े शहरों की ही बपौती नहीं। गरीबों को इसलिए कि वे ये कहकर खुद को हमेशा गुर्बत में न रखें कि वे कहाँ से ऐसा कर पाएंगे। रसूखदार इसलिए कि वे सदा अपने रसूख के गुमान में न रहें, बल्कि ध्यान में रखें कि उनके म्यान की तलवार किसी की कलम भी बन सकती है। ZEE5 पर यह फिल्म उपलब्ध है, देखिएगा और बताइएगा, कमेंट बॉक्स में हमें लिखिएगा कि आपको कैसी लगी। और चलते चलते बता दूं कि फिल्म देखते हुए मुझे अपनी कहानी याद आ रही थी, जब मैंने भी कथक नृत्य सीखने की इच्छा जाहिर की थी। लगभग यही उम्र थी मेरी भी उस समय, मगर उसे घर से ही सिरे से खारिज कर दिया गया था। लेकिन बाद में उम्र के इस दौर में मैंने अपने थिएटर कर्म की वर्जिश के लिए कुछ साल भरतनाट्यम सीखा था। आपने क्या क्या किया है और क्या क्या करना चाहते हैं, ज़रूर हमें बताइए और सुनते रहें हमारा बोले विभाग कार्यक्रम। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। एक बार फिर से आप सबको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, शब खैर।